हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। से आज हम बात करेंगे पेट्रोल E20 के बारे में। इंडिया न्यूजीलैंड जो रिसेंट विजिट पीएम का था, इसके बारे में क्या सब डील हुआ वहाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो फेवी ऐसे बिल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। ये तीन टॉपिक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसके बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं जो E20 है, पेट्रोल और नेचुरल गैस का जो क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो E20 फ्यूल है, ठीक है, ये भले ही 3 to 5% सम व्हीकल्स का जो माइलेज है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑक्टेन वैल्यू, क्लियर कंबसन और लो इमिशंस, ये सब हायर क्या करता है, ऑफर करता है, ठीक है। सपोर्ट इंडियाज इथेनॉल्स ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स, इससे हमारा जो क्लीन इन्वायरमेंट क्लीन हो रहेगा। कंजप्शन जो इमिशंस होगा, कार्बन का जो इमिशन होगा वो कम होगा, ठीक है। और वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में। इथेनॉल के बारे में बात करते हैं। इथेनॉल आखिरकार है क्या? इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल्स है, ठीक है, जिसका जो प्रोडक्शन है शुगर कैन, मोलेसेस, मेज, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, राइस और अदर बायोमास से किया जाता है, ठीक है। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में देखा जाता है। उसके बाद व्हाट इज E20? E20 की बात करें तो E20 का मतलब होता है जो पेट्रोल है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल रहेगा और 80% पेट्रोल रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 100 लीटर फ्यूल्स है तो 20 लीटर क्या होगा, इथेनॉल होगा, 80 लीटर पेट्रोल होगा। अब ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, ये तो स्टार्ट हुआ था 2003 में, ठीक है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेड बॉडी है, मतलब मिनिस्ट्री है, वो कौन सा मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस। इनका टारगेट है कि 20% ब्लेंडिंग करना नेशन वाइड, पूरे नेशन में। अब बात करते हैं इसको प्रमोट क्यों करता है इंडिया को, क्यों किया है इथेनॉल को प्रमोट? तो क्योंकि जो हमारा क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है लगभग 85% है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जिससे हमारा जो रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो इनका ऑब्जेक्टिव है ये जो रिड्यूस इंपोर्ट बिल्स, जो इंपोर्ट बिल है, हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तेल से ही मंगाते हैं, इसके कारण हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होता है, वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। इम्प्रूव सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस के दौरान में हम लोग एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। सपोर्ट फार्मर, जो जैसा कि इथेनॉल्स क्या होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड है मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इसमें किसका फ़ायदा होगा? तो फार्मर्स का फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो बीच में जो इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस करने के बाद इथेनॉल बनता है, तो प्रोसेस वाले कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस पॉल्यूशन, जैसा कि ये रीन्यूएबल है, ठीक है, बार बार इसका यूज किया जा सकता है, तो इसको पॉल्यूशंस भी ये कम करेगा, ठीक है। प्रमोट ग्रीन फ्यूल्स एंड मीट क्लाइमेट कमिटमेंट जो जीरो कार्बन का जो उद्देश्य है, ठीक है, 2047 तक इसको अचीव करने में मदद मिलेगी, ठीक है। आगे बात करिए एडवांटेज ऑफ E20 का जो एडवांटेज है, ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे देखें तो ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करेगा, फॉरेन एक्सचेंज सेव करेगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी सेव होगा। उसके बाद सपोर्ट फार्मर के जो इनकम होते हैं उसको प्रमोट होगा, ठीक है। और रूरल इकोनॉमी इससे बढ़ेगी। एनवायरमेंटल की बात करें तो लो कार्बन इमिशन, क्लियर कंबसन, बेटर एयर क्वालिटी एंड रिन्यूएबल फ्यूल्स के रूप में देखा जा रहा है E20 को। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो डाइवर्सिफाई फ्यूल सोर्सेज, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशिया एंड इम्प्रूव स्ट्रेटजिक रेजिलेंस, ये सब एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, न्यूजीलैंड और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, ठीक है।
डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्री के बीच में 1952 में इस्टेब्लिश हुआ। और इस समय जो विजिट हुआ है इंडिया का न्यूजीलैंड में 3 डेज के दौरे पे थे, ठीक है। तो उसमें किन किन टॉपिक पे जो कॉपरेशन की बात की गई है, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक ऑपरेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, इंडिया डायस्पोरा, ठीक है। रिसेंटली पिछले दो दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे गए थे, ठीक है। विजिट कम्स amidst increasing geopolitical competition in Indo-Pacific region, ठीक है। आखिरकार ये न्यूज क्यों है? तो जो मोदी है न्यूजीलैंड के फाइनल लेज ऑफ 3 नेशन विजिट के दौरान गए हैं, उसके दौरान बायलैटरल टॉक्स पीएम क्रिस्टोफर्स लिक्सॉन्ग के साथ हुआ। उसके बाद एड्रेस किए इंडियन डायस्पोरा जो क्या होते हैं, इंडियन ओरिजिन जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या हो जाता है? वेलिंगटन, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सिटी है ऑकलैंड है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। उसका जो पार्लियामेंट है यूनिक कैमरलिज्म, मतलब एक चैम्बर है। जैसे कि अपर हाउस लोअर हाउस होता है, तो हम उसमें केवल एक हाउस है, ठीक है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट किंग शार्पस थर्ड रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जनरल। प्रिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। इसमें साउथ वेस्ट में क्या है? इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड है। इसके बगल में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय द तामसन सी। दोनों के बीच में कौन सा सी है? तास्मन सी, ठीक है। पैसिफिक रिंग पर ये लाइज करता है, जिसके कारण इसमें भी विस्फोट और अर्थक्वेक्स की संभावना ज्यादा होती है, ज्वालामुखी। अब कॉपरेशन की बात करें तो ट्रेड में हम लोग फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, केमिकल, ये सब क्या करते हैं? इंडिया एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड को। और वुड, डेयरी प्रोडक्ट, टिम्बर और फ्रूट्स, ये सब क्या करता है? इंडिया इंपोर्ट करता है, उधर से मंगवाता है, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो लगभग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट है वो कि न्यूजीलैंड में स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पर डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, तो वो लोग भी इंडियन स्टूडेंट के अंदर आ जाएंगे अगर वो लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एजुकेशन कॉपरेशन इज स्टेडली इंक्रीजिंग, ठीक है, लगातार ही बढ़ता जा रहा है। और जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में डेयरी टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल रिसर्च, इस सब में दोनों देश के बीच में कॉपरेशन देखने को मिला है। डिफेंस की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, नवल एक्सचेंज और डिफेंस डायलॉग हुए हैं, ठीक है। इसमें कॉपरेशन ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है। सब में मेन कॉमन बात रहता है मैरी टाइम सिक्योरिटी, मतलब समुद्र में जो है और रास्ते से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, नवल एक्सचेंज करना। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड आखिरकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक पार्टनर है, पैसिफिक नेशन के पार्टनर है। उसके बाद स्ट्रेटजिक मैरीटाइम लोकेशन के कारण और कॉमनवेल्थ वेल्थ का क्या है? मेंबर है, इंडो पैसिफिक पार्टनर है, इसीलिए। और इसमें नियरली 3 लाख इंडियन पीपुल्स रहते हैं। 3 लाख प्लस इंडियन ओरिजिन जितने भी लोग हैं न्यूजीलैंड में रहते हैं। चैलेंज की बात करें तो लो ट्रेड वॉल्यूम, वहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ कम? क्योंकि एफटीए नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देश के बीच में नहीं है, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में नहीं है। डिस्टेंस की बात करें तो बहुत दूर पड़ जाता है। जैसे इंडिया हो गया इधर, ऑस्ट्रेलिया हो गया इधर, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत दूर पड़ जाता है, ठीक है। रास्ता सब है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसा इधर आ जाता है इंडिया से, इसीलिए डिस्टेंस बहुत दूर हो जाता है। और चाइना फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी भी चाइना के साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली इंगेज्ड है, ठीक है।
जिसमें जिसमें क्या करना चाहिए, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करना होगा हम लोग को, ठीक है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट, वहां तक कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। अगला टॉपिक है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम, वासा बिल 2025। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का एम है कि एजुकेशन को सिंप्लीफाई रेगुलेशन होना चाहिए, रिड्यूस ओवरलैपिंग फंक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, इंश्योर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड promote multidisciplinary education aligned with the NEP 2020। आखिरकार न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए है कि जो वैस वीबी ऐसे बिल है, ठीक है, तो ओवर होल्डिंग इंडियाज हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। इनका यही उद्देश्य कि जो बहुत सारे जो एक्ट है, ठीक है, जैसे कि यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन, ये सब को एक्ट को रिपील करके एक इंटीग्रेटेड बॉडी बनाना, ठीक है, फ्रेमवर्क बनाना जो कि पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर सके। अपेक्स बॉडी रेगुलेटर बनाना जो कि विकसित भारत शिक्षा अधिनियम है, विथ सेपरेट रेगुलेशन, क्रेडिबिलिटी एंड स्टैंडर्ड। लेकिन कुछ इसमें कुछ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, आईआईएसईआरस, ये डरते हैं कि जो न्यू फ्रेमवर्क है उनके एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कंप्लीटली तरह कुछ इंस्टीट्यूट है कि मांगते हैं मुझे इससे पूरा तरह एग्जाम्पशन चाहिए, मतलब इसमें नहीं आना है, और कुछ बोलते हैं कि कुछ एग्जाम्पशन चाहिए स्पेसिफिक रेगुलेशन प्रोविजंस से। वैस बिल्स में आर्ग्यूमेंट फेवर में है, क्यों है, क्योंकि ये सिंगल रेगुलेटर बॉडी हो जाएगी, लेस डुप्लीकेटिव, फास्टर अप्रूवल, बेटर क्वालिटी कंट्रोल एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, इजियर गवर्नेंस। इस सभी के कारण कुछ लोग सपोर्ट में है। कुछ कंसर्न देखने को मिल रहा है कि सेंट्रलाइज पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और रिड्यूस यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनॉमी है वो रिड्यूस हो जाएगी, पॉसिबिलिटी ब्यूरोक्रेट्स डिले, और ब्यूरोक्रेटिक डिले के कारण कुछ जो फंक्शंस है उसमें डिले देखने को मिल सकता है, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। फेडरल कंसर्न जो एजुकेशन है, एजुकेशन किसके अंडर आता है, तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये फेडरल कंसर्न को भी चिंता का विषय बन सकता है। ओवरलैप विद द एग्जिस्टिंग एक्ट, जो हमारा एक्ट है उस पर ओवरलैप कर सकता है, ठीक है, उसी तरह रहेगा लेकिन नाम चेंज हो जाएगा, और पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, सेंटर के पास चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे कि यूजीसी एक्ट जो कि 1956 है, AICT, NEP, NEP 2020 एक्सेट्रा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।